हाय हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम लोग देखेंगे दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड। ठीक है, आईबीसी 2016 इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक हमने कल जो है वीडियो में अपलोड किया था। आज मेरा चैनल पे इसलिए नहीं गया ना, क्योंकि यहाँ पे कोई पार्टी फंक्शन हो रहे थे। इतनी शोरगुल हो रही थी ना कि अब वीडियो मेरे को रिकॉर्ड करने नहीं बन रहा था। अंदर से तो लग रहा था कि यार मैं कब रिकॉर्ड करूँ, कब डालूँ। रियली में बताऊँ तो इतनी डांस गाना ये वो दिस दैट, बट उस समय क्या है ना कि वीडियो बैकग्राउंड में सब आ जाता है ना, और वीडियो रिकॉर्ड के लिए अपन चाहिए एकदम शांत माहौल, है ना। तो इसलिए अभी मैं रिकॉर्ड करूंगी। लगभग टाइम हो रहा है 1:49, यानी कि लगभग भोर हो रहा है अभी 2 बजे के समथिंग, क्योंकि इस समय मैं स्टडी भी कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा पहले रिकॉर्ड करके अपलोडिंग में डाल दूँ, देन मैं अपना पढ़ाई करूँगी। हाँ, तो चलो ज़्यादा समय किल नहीं करते हैं। सॉरी फॉर दैट, नहीं अपलोड किए इसके लिए आप सभी से। ठीक है, सॉरी फॉर दैट सभी को। देखिए, कह रहे हैं कि दिवाला शोधन अक्षमता संहिता 2016 ये क्यों न्यूज में है। तो हाल ही में भारतीय दिवाला शोधन अक्षमता बोर्ड जो है IBIB, ठीक है, यानी कि आईबीसी जो है, IBIBC यानी कि आईबीसी जो है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड जो है, ठीक है, ये क्यों चर्चा में है। तो भारतीय दिवाला शोधन अक्षमता बोर्ड जो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आईपी के समाधान पेशेवरों यानी कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के रूप में नियुक्ति करने की प्रक्रिया को कारागार बनाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर ये दिवाला शोधन अक्षमता होता क्या है, ये कब लाया गया था, इसका काम क्या है, क्या क्या वर्क करता है, इसका फंक्शंस क्या है। ठीक है, कह रहा है कि ये भारत का दिवाला समाधान कानून है और इस संहिता में दिवाला दिवाला मतलब होता है कि कोई भी जैसे दिवालिया वगैरह घोषित कर दिया जाता है इंसॉल्वेंसी बैंक के थ्रू, है ना। तो उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। कह रहे हैं कि शोधन अक्षमता यानी कि बैंकरप्टी के पहले से मौजूद फ्रेमवर्क को एक कानूनी रूप से समेकित किया जाता है, रेगुलेटिंग किया जाता है। ठीक है, दिवाला इंसॉल्वेंसी उस वित्तीय स्थिति को कहते हैं जब कोई व्यक्ति फर्म निर्धारित समय पर बकाया ऋण का भुगतान करने में अक्षम हो जाता है। मतलब कि जब भी आप अगर ऋण लेते हैं उसे चुका नहीं पाते हैं तो वो क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंसी हो जाता है। ठीक है, यानी कि दिवाला हो जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इसकी ऋण देनदारियां उसकी संपत्ति से अधिक हो जाती है। और शोधन अक्षमता यानी कि बैंक करप्सी कानूनी प्रक्रिया है जो इंसॉल्वेंसी के बाद शुरू होती है। यानी कि इंसॉल्वेंसी बोले तो दिवाला के बाद शुरू, मतलब दिवाला होता है। ठीक है, शोधन अक्षमता प्रक्रिया के तहत अदालत हो या फिर अधिकरण यानी कि जैसे कोई ट्रिब्यूनल हो गया, वो घोषित करता है कि कोई व्यक्ति फर्म कानूनी रूप से अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ है। ठीक है, जब कोई आप अगर लोन नहीं चुका पाते हैं तो फिर अन्य विकल्प देखा जाता है कि भाई जो पर्सन है वो नहीं चुका पा रहा है, तो उसके लिए क्या और भी समस्या, उसके समाधान करने के लिए क्या कोई ट्रिब्यूनल है, उसके माध्यम से वो निर्धारित करेगा कि हाँ अच्छा हम आपको कुछ दिन का समय का टाइमिंग दे देते हैं ना। तो आगे हम लोग देखते हैं और क्या क्या है। कह रहे कि इसका उद्देश्य क्या है। तो भाई इसका उद्देश्य क्या है, तो आर्थिक संकट का सामना कर रहे व्यवसायों के लिए समयबद्ध समाधान प्रक्रिया को बढ़ावा देना। यानी कि मैंने कहा ना कि जब आपके पास जब बैंक जो भी पैसा आप लेते हैं, लोन लेते हैं और नहीं चुका पाते हैं, तो एक मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से उसे क्या है ना कि एक समय जो भी लोन लेता है तो लोन लेने वाला जो होता है वो एक समय मांगता है कि भाई मेरे को कुछ और टाइम समय दे दो। ठीक है, तो क्या है कि एक किसी भी लाइक बोले तो यानी कि ट्रिब्यूनल एक बनाया जाता है, एक ट्रिब्यूनल होता है और उसके माध्यम से वो समय बताएगा कि अच्छा इतना इतना दिन का हम आपको समय दे सकते हैं। उसके मेंबर बैठेंगे, कमिटी बनेगा, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। तो वही कह रहा है इसमें आर्थिक संकट का सामना कर रहे व्यवसायों के लिए समयबद्ध समाधान प्रक्रिया को बढ़ावा देना। ठीक है, ऋणदाताओं के लिए अधिकतम ऋण वसूली करना और वित्तीय संकट का सामना कर रही कंपनियों के लिए व्यवसाय से निकलने के लिए एक तंत्र प्रदान करना, मतलब एक समय सीमा निर्धारित करना, उसके लिए रास्ता वे बनाना ताकि वो आसानी से पैसा भी चुका दे और उसका कर्ज भी खत्म हो जाए। ठीक है, और बैंक वाले को क्या चाहिए, इंटरेस्ट के साथ उसके पैसे चाहिए। ठीक है, आईबीसी बात करें, इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी जो होता है कोड, इंसॉल्वेंसी बैंक
करप्सी जो होता है ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आईपी और सभी श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया का संचालन करता है। ठीक है, कौन करता है? तो आईबीसी करता है। आईबीसी मतलब इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी। ठीक है, ये संचालन जो एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल नियुक्त किया जाता है और दिवाला समाधान व्यवसाय को बंद करने, उसे निकालने, परि परिसमापन, लिक्विडेशन एक शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया प्रबंधन होता है। ठीक है, कॉर्पोरेट दिवाला समाधान की अगर हम लोग बात करें तो ये CIRP जो है इससे निकलने की प्रक्रिया, परिसमापन प्रक्रिया को मुख्य तौर पर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की मदद से पूरा किया जाता है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को दिवाला समाधान पेशेवर एजेंसी के माध्यम से रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, इसके लिए कौन कौन एजेंसी काम करती है? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस काम करता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज काम करते हैं। तो ये दोनों याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखें, कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशनल यूटिलाइजेशन जो है ये दिवाला समाधान, ठीक है, यानी कि दिवाला समाधान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है, इजी बनाता है, जिससे कि कंपनियों की वित्तीय जानकारी जो है एकत्रित और प्रमाणित और प्रसारित करते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी सुविधा हो उसके लिए मतलब सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, जिसमें उसके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, उसके लिए उसके जितने भी जानकारियाँ हो सकता है फाइनेंस से रिलेटेड, वो सारा जानकारी को एकत्र किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, देन उस पे डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, न्याय निर्णय प्राधिकरण जो होता है ये राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण और ऋण वसूली अधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण NCLT जो होता है ये कॉरपोरेट कर्जदारों और उनके व्यक्तिगत गारंटरों सहित कॉरपोरेट व्यक्तियों के CIRP और परिसीमन के लिए अधिकरण होता है। ठीक है, आईबीसी के अनुसार CIRP जो है 118 दिनों के भीतर पूरा करना अनिवार्य है और कुछ मामलों में इसे बढ़ा करके 330 दिन किया जा सकता है। ठीक है, कह रहे हैं कि ऋण वसूली अधिकरण जो है ये व्यक्ति और साझेदारी संबंधी दिवाला संशोधन अक्षमता समाधान के लिए अधिकरण बनाया जाता है, एक ट्रिब्यूनल बनाया जाता है। DRT की हम लोग बातें करें तो ये 180 दिनों के लिए भीतर ऋण वसूली समाधान पूरा करना अनिवार्य होता है, यानी कि एक समय सीमा निर्धारित किया जाता है कि 180 दिन। ठीक है, 180 दिन का मतलब 30 पचे 150 और प्लस 30 कितना हुआ? 180, यानी 6 महीना मान लो, 6 मंथ इसको हम लिख सकते हैं, 6 मंथ बोलो या 180 दिन लिखो। ठीक है, तो इसके अंदर ऋण की वसूली करना 6 महीने का, जैसे कि आपके 3 महीना जैसे मान लो कि 90 दिन जो है आपका EMI नहीं भरते हैं लोन का, और इसके बाद क्या हो जाएगा आपका लोन के लिए बैंक वाले जो हैं वो आपका वो कर देंगे, मतलब लाइक बोले तो जो भी सारे जो बैंक वाले बैंकर्स होते हैं वो क्या करेंगे, आपके जो अकाउंट रहेगा उसे लाइक इंसॉल्वेंसी करेंगे कि भाई इससे अब इसका जो भी इसके एवज में है वो सब ऋण वसूली करना है, लेना है ना। तो ये सारे प्रक्रिया जो है इसके जो अधिकरण ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है ट्रिब्यूनल, लाइक समझ लो। ट्रिब्यूनल इन द सेंस कि कहने का मतलब है कि कुछ उसमें मेंबर होते हैं जो गठित किया जाता है कि भाई ये एक ट्रिब्यूनल है और इसके माध्यम से जितने भी इंसॉल्वेंसी है यानी कि दिवाला है वो सारे एज पर रूल टू द बैंक टू बी कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ गारंटर। जैसे जो भी उसके एक होता है ना, गारंटर होता है कि भाई मैंने जो लोन दिला है इसके किस बिहाफ पे दिला रहा है, किस चीज़ पे, है ना, उसको लेकर के उस पे जाता है, साइन वाइन बहुत सारी चीज़ें होती है ना। इसके बाद वो ट्रिब्यूनल है उसको टाइम दिया जाता है कि भाई विद इन 6 मंथ, मतलब 6 मंथ के अंदर आपको जो है 6 मंथ बोले तो 180 दिन के अंदर आपको पैसे कलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये सारे रूल रेगुलेशन आपको इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय कंपनी अपीलीय प्राधिकरण जो होता है ये IBIB द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई करता है, यानी कि आप इसमें अपील भी कर सकते हैं। NCLT के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है, जैसे कि मान लो आप नहीं चुका पा रहे हैं या फिर जो भी ट्रिब्यूनल गठित होता है पैसे वसूली के लिए, लेकिन वो लोग आपका बात नहीं मान रहे हैं। ठीक है, सपोज करो कि कोई प्रॉपर्टी जो है आपका एकदम फ्रंट पे है, लाइक बोले फ्रंट इन द सेंस की रोड साइड में है, जिसकी
करोड़ों रुपए या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है उसकी एसेट्स यानी वैल्यूएशन, ठीक है। लेकिन बैंक वाला सोच रहा है कि भाई अगर हम इसे दिवालिया यदि कर देते हैं यानी इंसॉल्वेंसी घोषित कर देते हैं, तो हम बैंक वाला का है ना कि भाई आप 30 दिन का यदि 30 दिन कह रहे हैं, 90 दिन का हो जाता है तो आप नहीं देते हैं तो भाई वो अपना वसूली के लिए अपना कार्रवाई जो भी है कर सकता है, वो अपना इसको जो है किसी और के माध्यम से किसी भी तरह पैसा कलेक्शन करना है, इसको बेच के करे, किसी और के माध्यम से करे, है ना? तो कहने का मतलब है कि ये क्या करता है, कभी-कभी ये लोग दबाव डालते हैं कस्टमर के ऊपर, यानी कि जो जो ऋणकर्ता होता है, जो ऋण लेता है, तो ये बंदा जो है, पर्सन ए जो है, ये सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है कि प्लीज़ मुझे कुछ समय का, हम डिफ़ॉल्टर नहीं हैं। हमें समय पर स्थिति खराब होने के कारण हमने पेमेंट नहीं जमा किया है, मुझे और समय चाहिए। तो यही चीज़ कह रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं, ठीक है? निर्णयों के खिलाफ जो है 45 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। मतलब 45 डेज़, लगभग मान लो डेढ़ महीने के अंदर-अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आइए अब हम लोग अब देखेंगे भारतीय दिवाला शोधन अक्षमता बोर्ड क्या होता है, यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी बोर्ड जो होता है, ये आईबीआईबी, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल जानेंगे। भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में है हेडक्वार्टर। आईबीआईबी के बारे में बात करें तो ये दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक बोले तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, यानी कि वैधानिक निकाय है, जो जो कानून के माध्यम से बना हो उसको कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। यानी कि ये आपसे कहेगा कि भारतीय दिवाला शोधन अक्षमता बोर्ड जो है, इसके बारे में क्या ये संवैधानिक मतलब संविधान में हमारा मेंशन है, संवैधानिक अधिकार है, तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे एक्ट के माध्यम से बना है। मंत्रालय पूछेगा तो कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय आ जाएगा। इसके वर्क क्या क्या करता है, तो ये वर्क जो है इंसॉल्वेंसी कार्यालय में सेवा प्रदाता पर विनियमित निरीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन करना, रेगुलेशन करना, ठीक है, ये सारा करता है, रेगुलेट करना। इसके पास कॉर्पोरेट संस्था और वित्तीय दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए एक विनियामक फ्रेमवर्क प्रदान करने की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। गवर्निंग बोर्ड की हम लोग बातें करें तो इसका कामकाज केंद्र सरकार द्वारा गठित गवर्निंग बोर्ड संचालित होता है, और इस बोर्ड में क्या क्या है, तो एक अध्यक्ष होते हैं, 3 सदस्य होते हैं, ठीक है, 3 सदस्य जो केंद्र सरकार के अधिकारियों में से संयुक्त सचिव हो सकते हैं। मतलब संयुक्त सचिव का मतलब होता है जॉइंट सेक्रेटरी, ठीक है, जॉइंट सेक्रेटरी, ठीक है। इसके अलावा इसमें समकक्ष पद के कमतर रैंक के नहीं होना चाहिए, यानी जॉइंट सेक्रेटरी के कम पोस्ट लेवल पे नहीं होना चाहिए केंद्र सरकार में, ठीक है, जो 3 सदस्य होते हैं। इसके साथ ही एक सदस्य आरबीआई के द्वारा नामित होते हैं, तो पहले याद रखना है, एक अध्यक्ष, 3 सदस्य जो जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल के होने चाहिए, स्टेट नहीं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। 5 अन्य सदस्य होते हैं। अच्छा, एक आरबीआई से रिलेटेड इसमें मेंबर होता है। दूसरा बात करें, 5 अन्य सदस्य जो केंद्र सरकार द्वारा नामित, जिनमें कम से कम 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। तो 5 में से 3 का पूर्णकालिक, यानी लॉन्ग लास्ट बोले तो हमेशा के लिए 3 पूर्णकालिक सदस्य, हमेशा इन द सेंस कि कम से कम उसका 60 साल तक, जब तक उसका एज नहीं वो हो जाता है, पूर्णकालिक बोले तो, ठीक है। तो अपन इतना सारा फैक्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहे हैं कि प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के बारे में। तो दिवाला शोधन क्षमता संहिता 2016 में वर्ष 2021 में किए गए संशोधन के माध्यम से ये जोड़ा गया था कि कॉर्पोरेट एमएसएमई जो होते हैं, यानी एमएसएमई के वित्तीय तनाव के लिए दिवाला इसके समाधान के लिए प्रावधान किया गया था, ठीक है। कर्जदार के द्वारा स्वेच्छा से शुरू किया जाता है, और इसके साथ ही ये प्रक्रिया उपयोग न्यूनतम 10 लाख रुपए डिफॉल्ट के मामले में ही किया जाता है। पीपीआईआरपी जो है एक हाइब्रिड प्रक्रिया है, जहाँ पे पूर्व प्रक्रिया चरण यानी प्री इनिशिएटिव फेज काफी हद तक अनौपचारिक होता है, और पाश्चात्य प्रक्रिया चरण यानी कि पोस्ट इनिशिएटिव स्टेट औपचारिक होता है, ठीक है। पीपीआईआरपी की बात करें तो 120 दिनों की अवधि के भीतर ये पूरा किया जाना चाहिए। अच्छा, इसके लिए और कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, एजुकेटिंग अथॉरिटी होता है, और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होता है, ठीक है, ये काम करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां, यानी कि कह रहे हैं कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है क्यों चर्चा में है। देखो, जो भी चर्चा में होता है ना, उसका हम लोग को पढ़ के क्या जाना है कि भाई वो चर्चा में क्यों है, एक पॉइंट वहां से याद कर लेना है, बाकी उसका स्टैटिक पोर्शन से
95% क्वेश्चन बनने की संभावना रहता है, ठीक है? क्योंकि यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस कह रहे हैं, वन डे एग्ज़ाम तो है नहीं कि आपको एक लाइनर में पूछेगा, भाई हाल ही में न्यूज़ में था परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ किस डेट को जो है न्यूज़ में था, या फिर इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है, ये सब यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा आपसे। वो इसके बैकग्राउंड में जा करके, बैकग्राउंड बोले तो लोग क्यों कहते हैं, अक्सर आप टॉपर के मुंह से सुनते हैं कि भाई ये स्टैटिक पढ़ है, स्टैटिक पढ़। मतलब आपका एक अगर कोई न्यूज में है तो आपका इसका स्टैटिक पोर्शन क्या है वो जाके कंप्लीट करना है, क्योंकि क्वेश्चन आपका बनेगा तो वहीं से बनेगा। क्योंकि ये जो है यहाँ से क्वेश्चन बनने की चांस कम रहती है, लेकिन न्यूज में है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी के बिहाफ पे आपको तैयारी करना होता है कि हाँ हम अब इसका स्टैटिक जा करके पढ़े। तो इसमें आपको पता है विजन आईएएस जो है इतना अच्छा, इसका मैं किसी का वो मतलब प्रचार प्रसार नहीं कर रही, मतलब मुझे, क्योंकि मैं इसे काफ़ी फॉलो करती हूँ, ठीक है? द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़िए, इसके अलावा मंथली मैगज़ीन पढ़ लीजिए और 365 पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा इनफ कुछ हो ही नहीं सकता। बाकी तो स्टैटिक बुक्स हम लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन ये पढ़ना ज़रूरी होता है कि न्यूज़ में क्यों है, और ये क्या है ना कि ए टू जेड स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट कराता है, तो आपको वो करके जाना है कि एक ही जगह हमें सब कुछ मिल जाता है। तो चलिए ज़्यादा समय किल नहीं करेंगे। कह रहा है कि क्यों चर्चा में है, तो सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक जो है, भारतीय रिजर्व बैंक ने मास्टर डायरेक्शन भारतीय रिजर्व बैंक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी दिशा निर्देश 2024 जारी किया, इसलिए ये चर्चा में है। इसकी हम लोग बात करें, एआरसी जो है, एआरसी का मतलब होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये वित्तीय ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक संस्था होता है जो बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों के गैर निष्पादित परिसंपत्ति या फिर दबावग्रस्त परिसंपत्तियों को खरीद लेती है, ठीक है, जिससे कि उनकी बैलेंस शीट को साफ सुथरा रखा जा सके, ठीक है। एआरसी की बात करें तो ये दबावग्रस्त वित्तीय परिसंपत्ति की खरीद के लिए 8 वर्षों के भीतर वसूली करना आवश्यक होता है, और इन परिसंपत्ति के बदले सिक्योरिटी रिसेट्स को भुगतान आवश्यक है। यानी कि एक सिक्योरिटी रिसेट्स होता है जिससे आपको भुगतान, मतलब लाइक बोले तो उसे रिसेट्स जो है भुनाना आवश्यक होता है, उसे सबमिट करना आवश्यक होता है, आपके पास होना चाहिए, तभी जा करके वो लोग खरीदेंगे, ठीक है। उत्पत्ति सरफेसी अधिनियम 2002 की बात करें तो एआरसी जो है यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये आरबीआई के द्वारा पंजीकृत और विनियमित किया जाता है। यानी आरबीआई क्या करता है, इसे रेगुलेट करता है, ठीक है। भारत में 2022 तक 29 एआरसी मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कार्य कर रही थी। कब तक? 2022 तक अपने पास भारत में कितने था, तो 29 जो था एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां था, ठीक है। नरसिम्हा समिति कब बना था? 1998। तो विश्व के अन्य देशों में संचालित परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी के तर्ज पर परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी के गठन का सुझाव दिया था। किसने दिया था? नरसिम्हा समिति। आपसे पूछा जाएगा कि भाई नरसिम्हा समिति जो है किस चीज से रिलेटेड है, तो आपसे बहुत सारे ऑप्शन में हो सकता है दे दे कि हाँ ये जो है लाइक बोले तो एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए आया था, या फिर दे दे कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के लिए आया था। बहुत सारे ऑप्शन ए बी सी करके दे देगा जैसा कि आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो आपको याद रखना है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वगैरह से रिलेटेड है, ये 1998 में नरसिम्हा कमेटी आया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि भाई इन्होंने सुझाव क्या क्या दिया, एआरसी का इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब ये इसके इम्पोर्टेंट क्या हो सकते हैं, तो बैंक पर दबावग्रस्त यानी कि एस्टेस परिसंपत्ति से निपटने का बोझ कम करना है, और बैंकों वित्तीय संस्थानों को अपनी बैलेंस शीट से दबावग्रस्त परिसंपत्ति को हटाकर ऋण देने की अपने मुख्य कार्य ध्यान केंद्रित करने में मदद करना है। परिसंपत्ति की वसूली कैसे किया जाएगा, तो व्यवसाय को नया जीवन यानी कि एआरसी उधार लेने वाले व्यवसाय के पुनः संचालन में मदद किया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बातें करेंगे, कह रहे कि परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी एआरसी जो है कैसे काम करती है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो परिसंपत्ति अधिग्रहण की बात करें तो एआरसी बैंक को वित्तीय संस्थान से वित्तीय परिसंपत्तियां खरीदता है। यानी कि एआरसी जो है ये जो है आपका जो भी फाइनेंशियली ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके परिसंपत्ति को ये क्या करता है, खरीद लेता है, ठीक है। यानी कि एस्टेट रिकंस्ट्रक्शन जो है ये एस्टेट्स ये इसके अच्छा यहाँ पे हम लोग देख रहे थे ना, कहाँ गया यार, दीज आवर, हाँ। तो कह रहे हैं कि परिसंपत्ति अधिग्रहण यानी कि एआरसी जो है ये बैंकों को वित्तीय संस्था से वित्तीय परिसंपत्ति के खरीद करता है, ठीक है। सिक्योरिटी रिसीट्स की हम लोग बातें करें तो डिस्काउंट पर बेचे गए दबावग्रस्त एस्टेट ऋणों के लिए एआरसी सिक्योरिटी रिसीट जाती
यानी सिक्योरिटीज रिसीट्स जारी करती है, ठीक है। प्रबंधन शुल्क की हम लोग बात करें, मैनेजमेंट इसका प्राइस क्या है, तो एआरसी दबावग्रस्त ऋण बेचने वाली, यानी कि जैसे कोई दबावग्रस्त है, लाइक बोले तो ऑलरेडी दिवालिया हो चुका है, दबावग्रस्त है, तो उसे ऋण जो भी वो ऋणी है, लाइक बोले तो उसे बेचने वाली संस्था से हर साल परिसंपत्ति के मूल्य का 1.5 से लेके 2% तक प्रबंधन शुल्क भी वसूली किया जाता है, ठीक है। एआरसी पर आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन प्लान क्या है, तो ये जो है नेट ऑन फंड प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्गठन पुनर्गठन का व्यवसाय शुरू करने के लिए किसी भी एआरसी के पास निरंतर आधार पर न्यूनतम 300 करोड़ रुपए का एनओएफ होना चाहिए, मतलब नेट ऑन फंड होना चाहिए। अ, इसके हम रजिस्ट्रेशन की बात करें, प्रतिभूतिकरण या फिर परिसंपत्ति पुनर्गठन व्यवसाय शुरू करने से पहले एआरसी को पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा और आरबीआई से पंजीकरण प्रमाण पत्र से प्राप्त करना होगा, ठीक है। इसके अ, इसमें और क्या-क्या मैंडेटरी है, तो एआरसी के लिए एमडी, सीईओ, पूर्णकालिक निदेशक के लिए 70 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है और एक बार में 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा। एक व्यक्ति लगातार अधिकतम 15 वर्ष तक ही इस पदों को धारण कर सकता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता है। एआरसी को इंडियन बैंक एसोसिएशन रिपोर्ट करना होता है और एआरसी जो है पेशेवर सेवाओं में गंभीर और नियमित वाले सीए अधिवक्ता मूल्यांकनकर्ता विवरण भारतीय बैंक संघ के डेटाबेस में शामिल करने के लिए सूची सौंपी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि इसके अतिरिक्त जो है एडिशनल ऑडिट के बारे में बात करें, तो एआरसी जो है इसके प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित करेगा जो परिसंपत्ति अधिग्रहण प्रक्रियाओं का परिसंपत्ति पुनर्गठन उपायों की समय सीमा जांच और समीक्षा करेगी। एआरसी की जमा राशि स्वीकार करने के लिए जारी धन जुटाने में प्रतिबद्ध किया गया है। उन्हें अपनी कुल जोखिम भारित परिसंपत्ति का न्यूनतम 15% हिस्सा पूंजी पर्याप्त अनुपात के रूप में बनाए रखता है। एआरसी विनियमों में आरबीआई के द्वारा किए गए अन्य हालिया बदलाव क्या क्या है उसे हम लोग देखें, तो कह रहे हैं एआरसी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत किया गया है। आरबीआई ने आदेश दिया है कि बोर्ड की बैठक में बोर्ड के अध्यक्ष कम कम से कम आधे निदेशक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। सीआईसी का सदस्य जो है प्रत्येक एआरसी को कम से कम एक ऐसी क्रेडिट सूचना कंपनी का सदस्य बना होगा जिसे आरबीआई से पंजीकरण प्रमाण प्राप्त किया जा सके, ठीक है। क्रेडिट सूचना कंपनी और वित्तीय कंपनियों के ऋण, क्रेडिट कार्ड आदि के संबंधित पब्लिक डेटा, क्रेडिट लेन देन, पेमेंट हिस्ट्री एकत्र करती है। क्रेडिट सूचना कंपनी के उदाहरण की हम लोग बातें करें तो ट्रांस यूनिट सिविल लिमिटेड होनी चाहिए। आरबीआई ने सिस्टम पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए ऋणदाताओं को क्रेडिट सूचना कंपनी क्रेडिट जानकारी को रिपोर्टिंग के प्रत्येक 15 दिनों पर इससे कम समय पर भी निर्देश दिया है। पहली ऐसी रिपोर्टिंग प्रतिमाह किया जा सकता है, ठीक है। क्रेडिट सूचना कंपनियां जो होती है ये आरबीआई से लाइसेंस मिलता है और इन्हें सीआईसी विनियमन अधिनियम 2005 और आरबीआई दिशा निर्देश के तहत विनियमित किया जाता है, ठीक है। इनको रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो चर्चा में है, हाउस होल्ड सेविंग्स रेट। हाउस होल्ड सेविंग रेट क्या है, क्यों चर्चा में है, तो हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के अकॉर्डिंग हाउस होल्ड सर्विसिंग के आने वाले दशकों में अर्थव्यवस्था के लिए शीर्ष निवल ऋणदाता बनी रहेगी। क्यों ऋणदाता बनी रहेगी, और ये हाउस होल्ड सेविंग क्या है इसके बारे में हम लोग बातें करें तो हाउस होल्ड जो सेविंग्स को इसमें लगभग इस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है जैसे कि वित्तीय बचत, इसमें करेंसी जमा राशि, जीवन बीमा निधि वगैरह शामिल है, ठीक है। जैसे कि करेंसी राशि हो गया, कोई जमा राशि हो गया या फिर जीवन बीमा पॉलिसी हो गया, ठीक है। वित्तीय बचत में गिरावट के कारण बैंकिंग क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की तरलता को बनाए रखने के लिए ऋण जोखिम प्रबंधन के मामले में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे इसमें चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। भौतिक बचत की बात करें तो भौतिक परिसंपत्ति के साथ साथ सोने चांदी में की गई बचत शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि हाउस होल्डिंग सेविंग रेट के बारे में, तो हाउस होल्डिंग सेविंग रेट हाउस होल्डिंग सेविंग और सकल घरेलू उत्पादन के बीच अनुपात के रूप में किया जाता है। हाउस होल्डिंग वित्तीय बचत और एक हिस्सा जो होता है सरकारी उधारी में चला जाता है। भारत में हाउस होल्ड सेक्टर आमतौर पर निवेश की तुलना में बचत अधिक रहता है और बचत की गई राशि का उपयोग अन्य क्षेत्रों को उधार देने के लिए किया जाता है, ठीक है। देखिए गाइस, इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम क्या दें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नोट्स की तरह बनाया गया था, इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन समझ ही सकते हैं, ऑलरेडी एक नोट्स है। आप यहाँ देख सकते हैं घरेलू बचत संबंधी ट्रेडिंग,
ट्रेड वगैरह है, तो आप यहाँ पे निवल वित्तीय बचत है यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद भौतिक बचत है, तो देख रहे हैं कैसे हाई हो रहा है। फिर यहाँ पे ये सारा है, आप देख सकते हैं 2012 से लेकर के 2023 तक का ये डेटा मेंशन है, ठीक है। तो वीडियो को क्या कीजिएगा, यदि कोई ग्राफ वगैरह देखना है तो थोड़ा सा स्लो करके एंड देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके घरेलू बचत बचत दर को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं, इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो आय स्तर हम लोग बात करें, ठीक है, तो कह रहे हैं कि उच्च डिस्पोजल इनकम प्रायोज आय अधिक बचत को बढ़ावा देती है। ब्याज दरें की हम लोग बातें करें तो उच्च ब्याज दरें जमा राशि पर उच्च रिटर्न देकर बचत को प्रोत्साहित करता है। मुद्रास्फीति की बात करें, मुद्रास्फीति लाइक बोले तो महंगाई हो जाता है, ठीक है। मुद्रास्फीति जब भी होगा तब भी महंगाई होगा, है ना। हालांकि मेरे जब बीपीएससी के हमने उसमें क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स का हमने सारा जो भी एमसीक्यू कराए थे ना, उसमें आप जा करके देखोगे हम पूरा ए टू जेड एक एक वर्ड को हमने डिफाइन किया, एक्सप्लेनेशन किया, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। या फिर कहिएगा तो हर एक एक चीज़ का हम वीडियो भी ला देंगे हर सब्जेक्ट का, ठीक है। कह रहा है कि उच्च मुद्रास्फीति क्रय शक्ति को कम करती है और कई तरह के बचत को हतोत्साहित करता है, ठीक है। आर्थिक स्थिति में बात करें तो अस्थायी नौकरियां सतत बचत को बढ़ावा देती है। सामाजिक सुरक्षा कवरेज की बात करें तो बेहतर कल्याणकारी योजना बचत की आवश्यकता को कम करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कौन सा न्यूज चर्चा में है, तो कह रहा है वित्त और कराधान, फाइनेंस एंड टैक्सेशन क्यों चर्चा में है। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स क्यों चर्चा में है, तो वस्तु एवं सेवा कर जो है ये परिषद ने मार्च 2026 में क्षतिपूर्ति उपकर यानी कि कंपनसेशन से समाप्त होने के बाद लग्जरी सीन और डीमेरिट्स गुड्स पर कराधान निर्णय लेने के लिए मंत्रियों का एक समूह गठित किया है, इसलिए चर्चा में है। अब हम लोग बात करेंगे जीएसटी जो है इसके बारे में क्या क्या आपके पास रूल रेगुलेशन है, कब लागू हुआ क्या है, ठीक है। तो जीएसटी जो है गुड एंड सर्विस टैक्स क्षतिपूर्ति उपकर जीएसटी राज्यों के पूर्ति अधिनियम 2017 के तहत लागू किया गया था। इसका उद्देश्य वस्तु सेवा कर जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राज्यों के होने वाले राजस्व नुकसान का भरपाई करना है, ठीक है। जैसे कि लग्जरी सीन हो गया, डिमेरिट्स गुड्स हो गया, 28% कर के अलावा अलग अलग दरों पर क्षतिपूर्ति उपकर भी लगाया जाता है, ठीक है। वस्तु और सेवा कर के बारे में अगर हम लोग बातें करें तो जीएसटी पूरे देश के लिए एकल घरेलू अप्रत्यक्ष कानून है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स कानून है, ठीक है। ये वस्तुओं के मूल्यवर्धन के प्रत्येक स्तर पर लगाया जाता है, ठीक है। जीएसटी यानी गुड एंड सर्विस टैक्स एक प्रकार का मूल्य वर्धित कर है, यानी कि एक प्रकार का क्या है, वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। 1 जुलाई 2017 को 101वां संविधान संशोधन के जरिए लागू हुआ था, ठीक है। जीएसटी की मुख्य विशेषता पर अगर हम लोग बातें करें तो कर स्लैब क्या क्या होते हैं, तो ये 5 प्रकार के होते हैं। एक 0% होता है, एक 5% होता है, 12%, 18%, 28%, ठीक है। इसके आधारित कर की हम लोग बात करें तो आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण पर लगाया जाता है, ठीक है। दोहरी संरचना की हम लोग बात करें, डिविल यानी कि इसके लाइक बोले तो इसके जो भी यानी कि सेंट्रल में, स्टेट में, यूटी में कैसे फंक्शन करते हैं, इसके संरचना क्या है, तो केंद्र लेवल पे सीजीएसटी लगता है, सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स। राज्य स्तर पे एसजीएसटी लगता है, स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रिटी का मतलब होता है इंटीग्रिटी जीएसटी, यानी कि सेंट्रल और स्टेट दोनों के बीच जो डिवाइडेशन वाला यानी कि इंटीग्रिटी जो होता है, लाइक बोले तो ऐसा जीएसटी जो सेंट्रल को भी पेमेंट मतलब लाइक वहां भी देना होता है एंड स्टेट को भी, ठीक है। तो इसको आईजीएसटी बोलते हैं, ठीक है। एक राष्ट्र एक कर केंद्र और राज्यों के द्वारा लगाए गए कई अप्रत्यक्ष करों की जगह एक एक कर होता है, एक राष्ट्र एक कर, ठीक है। गवर्नेंस की बात करें, कैसे गवर्नेंस करता है, तो ये जीएसटी परिषद निर्णय लेने का मुख्य निकाय है। कौन करता है, जीएसटी काउंसिल, ठीक है। वस्तु और सेवा कर नेटवर्किंग जो है नेटवर्क, ये जीएसटी पोर्टल के लिए आईटी सुविधा प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर लेनदेन के मामलों में जीएसटी केंद्र जो है संग्रहित किया जाता है और संबंधित राज्यों के साथ साझेदारी किया जाता है, ठीक है। आईजीएसटी के बारे में कह रहा है, इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स, यानी कि अंतरराज्यीय लेनदेन के मामले में। देखो अंतरराज्यीय का मतलब क्या होता है, सपोज करो कि आपका मान लो यूपी हो गया और ये मान लो कि महाराष्ट्र हो गया, तो कोई प्रोडक्ट यदि यहाँ सेल होता है, सॉरी प्रोडक्शन होता है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होकर के ये एक्सपोर्ट हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, महाराष्ट्र में। सपोज करो कि ये हो गया आपका ये जो हमने बॉक्स बनाया है, ये मान लो आपको
यूपी मान लो, और ये हो गया महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र हो गया। तो समझो कि ये कोई भी प्रोडक्ट मान लो बिस्किट हो गया, तो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रहा है? यूपी में हो रहा है। यहाँ से एक्सपोर्ट कहाँ हो रहा है? महाराष्ट्र में हो रहा है। तो इस पे भी गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स लगाएगी, ठीक है। तो इस पे इसका जो इससे जैसे बिस्किट का प्रोडक्शन हुआ एंड ये जो सेलिंग किया कहाँ पे? एक्सपोर्ट किया महाराष्ट्र को, तो ये जो टैक्स लगेगा ना, जो इंटर गवर्नमेंटल लाइक बोले एक स्टेट से लेके दूसरे स्टेट में, और ये जो टैक्स कलेक्शन होगा लाइक इसका टैक्स कलेक्शन जो होगा वो कलेक्ट करके राज्यों के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? केंद्र द्वारा, मतलब ये टैक्स जो है केंद्र इससे टैक्स लेगी, राज्य को स्टेट को तो जो अपना ऐड करना है प्रोडक्ट पे जो भी सारे वो तो कर ही रहा है, ठीक है, वो तो ले ही रहा है। इसके साथ जो है आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स, यानी आपको इस प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी, और वो क्या करेगी? इसका जो टैक्स कलेक्शन होगा, जो भी वसूली गवर्नमेंट ने किया है, ये टैक्स को क्या करेगी? राज्यों के साथ, मतलब जरूरी नहीं है यूपी के साथ, एक ही स्टेट हो गया, कोई भी स्टेट हो सकता है, वो राज्यों के साथ डिवाइडेशन करेगी, ठीक है। तो आपन ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जीएसटी परिषद काउंसिल। संविधान के आर्टिकल 279 ए के उपबंधों के अधीन जीएसटी परिषद की स्थापना किया गया था। इस प्रकार ये एक संवैधानिक क्या है? संवैधानिक निकाय है, क्योंकि आर्टिकल में मेंशन है तो सीधी सी बात है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है आर्टिकल 279 ए, ठीक है। तो 279 ए जो आर्टिकल है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। इसका गठन की बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। फाइनेंस यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री, ये इसका हेडेड करती हैं यानी अध्यक्ष करती हैं, ठीक है। उद्देश्य की हम लोग बात करें तो जीएसटी की दरें निर्धारित करना, जीएसटी से संबंधित नीतिगत निर्णय लेना और केंद्र और राज्यों की सिफारिश करना, ठीक है। परिषद में निर्णय लेने की प्रक्रिया, किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए वेटेज वोटिंग के 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है, और राज्यों के पास सामूहिक रूप से 2/3 वोटिंग वेटेज होता है। केंद्र में कितना होता है? 3/4, और यहाँ पे 2/3, ठीक है। जबकि केंद्र के पास यानी कि 1/3 वोटिंग वेटेज होता है, ठीक है। तो अपन ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहे हैं कि जीएसटी अपीलीय अधिकरण, यानी कि अपीलीय अधिकरण क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल क्या है? तो केंद्रीय जीएसटी जो है अधिनियम 2017 के तहत ये द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण है, और सीजीएसटी अधिनियम 2017 राज्य जीएसटी अधिनियम के तहत स्थापित अपीलीय प्राधिकरण है, एक ट्रिब्यूनल है, और इसके आदेश के खिलाफ अपील को सुना जाता है। इसकी एक प्रधान यानी कि पीठ होती है जो नई दिल्ली और राज्यों के अलग अलग यानी कि इसके ब्रांचेज होते हैं, ठीक है। तो इसका हेड ब्रांच जो है वो नई दिल्ली में है, बाकी अलग अलग जगहों पे स्थापित किया जाता है, जिसको कोऑपरेटिव बोलते हैं, ठीक है। एक जगह से दूसरे जगह और भी सारे उसका ब्रांचेज होना, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि इसके प्रोजेक्ट के अध्यक्ष प्रधान पीठ की अध्यक्षता करता है, और प्रधान पीठ में 2 तकनीकी सदस्य होते हैं, केंद्र और राज्यों में से एक शामिल होते हैं। जीएसटीएटी की बात करें, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित व्यक्ति के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष का कार्यकाल नियुक्ति की तिथि से 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष होता है। आपसे हो सकता है ऑप्शन में 5 वर्ष दे दे कि अध्यक्ष की कार्यकाल जो होता है उसके समय 5 साल या फिर 65 वर्ष हो या फिर 60 वर्ष हो। तो अपन ध्यान रखना है कि 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष जो पहले हो, ठीक है। इसके साथ ही जो पहले हो और पुनर्नियुक्ति के पात्र है। क्या इसमें आपसे पूछा जाएगा कि जीएसटी जो होता है अपीलीय प्राधिकरण, जीएसटीएटी अपीलीय प्राधिकरण जो है, क्या इसमें आपको पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं? मतलब क्या उन्हें दोबारा नियुक्ति किया जाता है? तो बिल्कुल, ठीक है। कह रहे हैं कि उत्पादन शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी के बारे में हम लोग बात करें तो उत्पाद शुल्क यानी प्रोडक्शन शुल्क एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट एक प्रकार का टैक्स होता है। भारत में विनिर्मित भारत में खपत, देखो एक चीज और हम आपको बता देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स वैसे होता है जो डायरेक्ट वे में नहीं लेकर के, मतलब इनडायरेक्टली आपसे वसूल किया जाता है। सपोज करो कि आपने 5 रुपए का पेन खरीदा, सपोज करो 5 रुपए का पेन खरीदा या 5 रुपए का बिस्किट मान लो, तो ये कंपनी में प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो कंपनी के प्रोडक्शन में सपोज करो 1 रुपए में बना,
फिर इसके बाद इसके पैकेजिंग किया गया तो वहाँ तक आकर के 2 रुपए हो गया। फिर इसके बाद ट्रांस एक जगह से हम दूसरे जगह स्टेट में जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, यहाँ हम एक्सपोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे, तो उसके चार्ज-वार्ज सारा टैक्स-वैक्स जोड़ने के बाद इस पे जो है फिर आप तक पहुँचता है, तो ये वहाँ तक इसका फाइनल प्राइस क्या कर दिया जाता है, जैसे कि 5 रुपए सपोज़ करो। तो इसी में आपका इनडायरेक्ट टैक्स जो है आपको ऐड ऑन मिलता है, यानी कि पूरा टैक्स वैक्स कैलकुलेटेड करके फाइनल उसका प्रिंट जो रहता है कि 5 रुपए बिस्किट का है सपोज करो। तो आप क्या करते हैं, इनडायरेक्ट वे में टैक्स देते हैं, डायरेक्ट नहीं दे करके। बिस्किट सपोज करो हमने बिस्किट खरीदा, खा लिया, हमने थोड़ी कहा कि भाई इसका टैक्स तू काट, इसको छोड़ के मेरे पास 4 रुपए 10 पैसे है तू इतने ले ले, नहीं। मतलब वो उसका फाइनल एडेड हो करके हमसे गवर्नमेंट क्या करती है, इनडायरेक्ट वे में ले लेती है। डायरेक्ट का मतलब होता है सपोज करो आपके आप जो इनकम जनरेट हो रहा है उस पे जो टैक्स लेती है वो डायरेक्ट टैक्स हो गया, ठीक है। कंपनी से जो टैक्स लिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन से जो कोई फॉर्म्स हो गए, वो डायरेक्ट टैक्सेस हो गए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, वही कह रहा है कि एक्सरसाइज ड्यूटी के बारे में। तो उत्पाद शुल्क जो है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है, और भारत में विनिर्मित, भारत में खपत के लिए उपयोग किए जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। मैंने जैसे बताया ना कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, कैसे उस पे एक्सरसाइज ड्यूटी वगैरह लगता है, ठीक है। दूसरे देशों में आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगता है, यानी कि अगर मान लो कि भारत में कोई सामान, ये मान लो कि भारत हो गया, तो भारत में जो है कोई प्रोडक्शन हो रहा है, मान लो कि कोई कपड़े का प्रोडक्शन हुआ और बांग्लादेश में बेचा जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी मतलब एक देश से दूसरे जगह हम लोग जो एक्सपोर्ट करेंगे सामान, तो उस पे हम लोग कहेंगे कस्टम ड्यूटी। और एक ही देश में, एक ही दूसरे स्टेट में हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो यहाँ जो है इंटीग्रेटेड टैक्स के माध्यम से एक्साइज ड्यूटी लगता है, ठीक है। तो अपन दोनों में फर्क ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड जो है इसके उत्पादन शुल्क संग्रह करने के लिए जिम्मेदार है। मतलब इसे कलेक्शन कौन करता है, तो केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क करता है, ठीक है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क पहले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के रूप में लगाया जाता था, लेकिन कई तरह के उत्पाद शुल्कों को जीएसटी में समाहित कर दिया गया। लाइक आपको सभी को पता है पहले वैट लगता था, वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारे टैक्सेस होते थे, है ना। उसके बाद सभी को मर्ज करके और एक ही बना दिया गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो सभी को इमर्जिंग करने के बाद ये लाया गया। तो वही कह रहा है कि केंद्रीय स्तर पर उत्पाद शुल्क पहले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के रूप में लगाया जाता था, लेकिन अब जो भी सारे प्रोडक्शन होते हैं उसके शुल्क को जीएसटी में समाहित कर दिया गया, एक ही जगह मिला दिया गया। आज उत्पादक शुल्क केंद्रीय पेट्रोलियम शराब पर लागू नहीं होता है। अब आपसे कुछ ऐसे चीजें हैं जिसपे टैक्स जो है ना ऐसे नहीं लगता है, क्योंकि इस पे ना शराब हो गया, पेट्रोल हो गया, इस पे हम कभी क्लास लेके आएंगे, है ना। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि मान लो अगर 28% यदि लगता भी है तो ये तो कम ही हो गया ना। तो इस पे क्या होता है, कुछ चीजें हो गया जो गवर्नमेंट क्या करती है, इन सब चीजों को टैक्स से लाइक बोले एक्सरसाइज ड्यूटी से बाहर रखती है। इस पे भाई गवर्नमेंट इस पे हाई चार्ज करती है, क्योंकि इसमें सीधी सी बात है भाई, ज़्यादा इनकम होता है, तो इनकम ज़्यादा होता है तो गवर्नमेंट को यही कमाने का स्रोत है, शराब से, पेट्रोलियम से, है ना। तो इसमें क्या करती है, अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड ऑन करती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ है जो आपको ये जो है एक्सरसाइज ड्यूटी के रूप में काउंट नहीं होगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है इन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्यों है और क्यों चर्चा में है, इस पे हम लोग देखेंगे। तो रिसेंटली जो है वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय ने इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या से निपटने के लिए, किस चीज के, इसके प्रॉब्लम से निपटने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय के साथ एक डॉक्यूमेंट साझा किया। किसके साथ, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, ठीक है। क्यों चर्चा में है ये, अच्छा हम लोग देखेंगे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है। जब किसी भी तैयार उत्पादन यानी कि फिनिश्ड गुड्स जो होता है, फाइनल जो हो फिनिश्ड हो चुका है बन के, तो उसकी तुलना में उस उत्पाद के कच्चे माल यानी कि इनपुट्स के आयात पर अधिक प्रशुल्क भुगतान करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर तब देखा जाता है जब कच्चे माल की खरीद पर लगने वाली जीएसटी दर जो होता है तैयार उत्पादन की बिक्री पर दे जीएसटी दर से अधिक होता है, ठीक है।
इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये घरेलू उद्योग को नुकसान होता है, और ऐसा इस कारण क्योंकि देश के विनिर्मित और तैयार उत्पादन तुलना में कच्चे माल के लिए अधिक प्रशुल्क चुकाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि कच्चे माल के महंगे आयात से कच्चे माल जो होता है यानी कि क्रूड ऑयल वगैरह हो गया, ठीक है, मंग क्रूड ऑयल हो गया या फिर कोई भी प्रोडक्ट्स हो सकता है जो कच्चा हो, ठीक है, रॉ मटेरियल हो गया कुछ भी, तो कह रहे हैं तैयार उत्पादन भी महंगे हो जाते हैं और महंगे उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। मान लो कि आप अभी न्यूज में भी चल रहा है, देख रहे हैं ट्रम्प जो है बहुत सारे कंट्री के ऊपर जो भी सारे है एक्सरसाइज ड्यूटी लगा दे रहा है, ठीक है, टैरिफ लगा दे रहा है ना, बहुत ज्यादा। सपोज करो, इसके कहने का मतलब है कि आप कोई भी सपोज करो कि यहाँ पे आपका कोई बिस्किट का प्रोडक्शन हो गया, और ये बिस्किट जो है मान मान लो कि कोई बिस्किट जो है सपोज करो कि इंडिया में जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहां मान लो अमेरिका में 10 रुपए और $10 भेज रहे हैं, सपोज करो $10 इसका दाम है, लेकिन ये $10 पे जब अमेरिका में जा रहा है, ठीक है, तो वहां पे अमेरिका का जो बिस्किट है ऑलरेडी $8 में मिल रहा है, सपोज करो, तो क्या हमारा बिस्किट बिकेगा? नहीं बिकेगा, नहीं ना बिकेगा, और वहां का बिस्किट बिक जाएगा क्योंकि $8 है, 2 रुपए कम में है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमारा जो है कंपटीटर जो है नहीं कर पा रहा है, सपोज करो, इसके बावजूद यहाँ पे क्या करता है लोग एक्सरसाइज लाइक बोले तो टैरिफ लगा दिया जाता है। मान लो कि हमारे इंडिया में जो बिस्किट 10 रुपए, मान लो सपोज करो कि $10 का है, ठीक है, अमेरिका जा रहा है तो $10 है। अब अमेरिका गवर्नमेंट क्या करेगा इस पे, मतलब टैरिफ लगा देगा, टैरिफ लगाने के बाद इसका रेट क्या कर देगा, $15 हो गया, $15 डॉलर। तो एक बिस्किट यदि $15 मिलेगा और अमेरिका का बिस्किट का मान लो $8 है, तो क्या आप समझ रहे हो आपका बिस्किट बिकेगा? नहीं बिकेगा, है ना। तो हमें क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं हम कंपटीटर मेरे साथ बहुत है, और क्योंकि एक्चुअल क्या है ना कि या तो हमें जो प्रोडक्शन का कीमत है उस या तो जो कंपनियां हैं उसे या तो हमें सब्सिडी वगैरह देना पड़ेगा, है ना, या फिर इसके मूल्य में मतलब प्रोडक्ट, क्योंकि हमें क्या करना है कि अच्छा क्वालिटी भी देना है और कम रेट भी लगाना है, जिससे कि हम अच्छे कंपटीटर बन सके मार्केट में, है ना। तो यही चीज आपको समझाना चाह रहा है। तो यही कह रहा है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से प्रभावित करदाता जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में हमेशा इनपुट टैक्स क्रेडिट की स्थिति बनी रहती है। इससे करदाताओं के लिए कार्यशील पूंजी की कमी हो जाती है, क्योंकि कच्चे माल पर अधिक कर होने के कारण उनका धन इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में सरकार के पास जमा रहता है। इसके अलावा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो ये जीएसटी व्यवस्था के तहत रिफंड के समय भी समस्या उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ इन इंडेक्सेशन लाभ। ठीक है, तो कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड द इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या है, क्यों चर्चा में है, तो हाल ही में लोकसभा ने अचल संपत्ति यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होता है, ये दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ एलटीसीजी की बात करें तो ये जो है यानी कि ये एलटीसीजी लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन है, ये प्रावधानों में संशोधन करने के लिए वित्तीय विधेयक 2024 मंजूरी मिल गया है। ठीक है, यानी कि लोकसभा जो होता है, लोअर हाउस जिसको बोलते हैं, इसमें मंजूरी मिल गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं ए टू जेड करके। पूंजीगत लाभ कर यानी कि कैपिटल गेन्स टैक्स क्या है। ठीक है, तो कैपिटल गेन्स टैक्स जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो एक होता है, देखो कह रहा है कि एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म की हम लोग बात करें तो 24 महीनों से कम समय के लिए पूंजीगत जो संपत्ति होता है, जो एसेट होता है, उसके आधार पर रियल एसेट्स होता है। ठीक है, और एक होता है 12 महीने से कम समय तक पूंजीगत संपत्ति के धारण पर प्रतिभूति, जैसे कि शेयर, म्यूचुअल फंड्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स वगैरह। ये हो गया शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म हम लोग बात करें तो लॉन्ग टर्म में 36 महीना से अधिक समय तक पूंजीगत संपत्तियों के आधार पर चल संपत्ति होता है। ठीक है, दूसरा होता है 12 महीने से अधिक समय तक पूंजीगत संपत्ति के आधार पर सूचीबद्ध इक्विटी शेयर और म्यूचुअल फंड भी आ जाएगा। एक होता है 24 महीनों से अधिक समय तक पूंजीगत संपत्ति के धारण पर अचल संपत्ति गैर सूचीबद्ध इक्विटी शेयर। ठीक है, तो ये 2 टाइप में, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म। तो इसी पे जो है लोकसभा में बिल पास हुआ है, तो मंजूरी मिल गया है।
तो वही कह रहा है कि संशोधन अधिनियम के इसके प्रावधान क्या-क्या हो सकते हैं। तो इंडेक्सेशन जो होता है, इंडेक्सेशन लाभों की समाप्ति बजट 2024-25 में इंडेक्सेशन लाभ की समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है। संशोधन में इंडेक्सेशन लाभ को समाप्त करने के प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन 23 जुलाई 2024 से पहले अर्जित संपत्ति को ग्रैंडफादर परिसंपत्ति का दर्जा दिया गया है, ठीक है। ग्रैंडफादर क्लॉज को लीगेसी लीगेसी क्लॉज भी कहा जाता है, और ये एक ऐसी कानून होता है, एक ऐसा कानून व्यवस्था होता है कि व्यक्ति, संस्था, कंपनियों को नए नियम, विनियमन और कानून लागू होने के बाद भी उन गतिविधियों को, कार्यों को जारी रखने की अनुमति दी जाती है जिन्हें कि वे पहले से कर रहे थे, ठीक है। करदाता के लिए विकल्प क्या-क्या हो सकते हैं? ये संशोधन करदाता को निम्नलिखित विकल्प हो सकते हैं। करदाता निम्नलिखित 2 विकल्पों में से किसी भी एक का चयन कम टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। पुरानी योजना व्यवस्था 2023-2024 से पहले अर्जित संपत्ति की बिक्री पर इंडेक्सेशन लाभ के साथ 20% एलटीसीजी, ठीक है, टैक्स का भुगतान करना होगा, और नई योजना व्यवस्था इंडेक्स के बिना 12.5% एलटीसीसी टैक्स भुगतान करना होगा, और पहले 20%, पहले कितना था? तो 20% टैक्स की तुलना में कम है, यानी कि पहले 20% लगता था, अब वर्तमान में कितना किया जाएगा? 12.5%। हालांकि 23 जुलाई 2024 की कट ऑफ तिथि के बाद अर्जित संपत्ति खरीदने के लिए केवल नई व्यवस्था लागू होगा, यानी कि जो हमारा नई रूल रेगुलेशन है ये लागू होगा। इंडेक्सेशन केवल अर्जित लाभ पर लागू होते हैं, जैसे कि आप कोई संपत्ति वगैरह खरीद रहे हैं, या फिर कोई संपत्ति हो गया, या फिर कोई म्यूचुअल फंड हो गया लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, उस पे, ठीक है, किसी भी हानि पर लागू नहीं होता है, यानी कि यदि अगर आप हानि होता है तो आप पे लागू नहीं होगा, प्रॉफिट होगा तो लागू होगा। छूट में वृद्धि सूचीबद्ध इक्विटी, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट पर एलटीसीजी टैक्स के लिए छूट सीमा 1 लाख रुपए बढ़ा करके 1.25 लाख करोड़ रुपया कर दिया गया है। सॉरी, 1.25 लाख रुपए कर दिया गया, करोड़ नहीं, सॉरी फॉर दैट, ओके। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी प्रकार लॉन्ग टर्म के लिए इन परिसंपत्ति पर लागू कर की दर 10% से बढ़ा करके 12.5 कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि आप देख रहे हैं एक तरफ घटाया भी गया है तो एक तरफ बढ़ाया भी गया है, ठीक है। इंडेक्स इंडेक्सेशन क्या है, यानी कि ये टैक्स क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है? इंडेक्सेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है पूंजीगत लाभ, यानी कि कैपिटल जो बेनिफिट होता है, इसकी गणना करते समय मुद्रास्फीति के अनुरूप किसी संपत्ति के खरीद मूल्य को समायोजित करने से है। लागत मुद्रास्फीति सूचकांक जो है, इसका उपयोग किसी भी संपत्ति मुद्रास्फीति समायोजित कीमत की गणना करने के लिए किया जाता है, जो मुद्रास्फीति परिणाम स्वरूप किसी भी संपत्ति की कीमत में वृद्धि और अनुमान को दर्शाता है। प्रत्येक वर्ष आयकर विभाग जो होता है, इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट होता है, अधिसूचित किया जाता है, और इसके आयकर अधिनियम 1961 धारा 48 के तहत इसमें परिभाषित है, मेंशन है, ठीक है। कह रहा है कि मुद्रास्फीति समायोजित इसके मूल्य जो है, यानी कि इन्फ्लेशन एडजस्ट प्राइस क्या है, तो बिक्री के वर्ष का लागत मुद्रास्फीति सूचकांक और खरीद वर्ष का परिसंपत्तियों का वास्तविक खरीद मूल्य होता है, ठीक है। इंडेक्सेशन के लाभ की बातें करें तो ये करदाताओं के लिए कर देयता को कम करते हैं, और इसके साथ ही मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाते हैं, यानी कि महंगाई के प्रभाव से ये बचाते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि करदाताओं के बाजार की कीमतों में वृद्धि के कारण उत्पन्न लाभ की बजाय केवल वास्तविक लाभ पर ही कर लगाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार परिसंपत्ति जो होता है, यानी कि जो भी संपत्ति की कीमत होने वाली सामान्य वृद्धि पर ही कर लगाया जाता है, यानी आपका जो वृद्धि होगा उसी पर लगाया जाएगा, लॉस होगा उस पर नहीं लगाया जाएगा, जिससे क्या है कि मुद्रास्फीति जनित वृद्धि हो, ठीक है, यानी कि न कि मुद्रास्फीति जनित वृद्धि हो, यानी कि महंगाई वगैरह वृद्धि नहीं हो। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इसके तहत कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विरासत कर क्या है, यानी कि इनहेरिटेंस जो होता है, यानी कि जो विरासत होता है, प्रॉपर्टी या फिर कोई भी चीज, उस पे टैक्स के बारे में कह रहा है। क्यों चर्चा में है? तो सॉरी, इसको थोड़ा पेन ले ले। कह रहे कि विरासत कर जो है, इनहेरिटेंट टैक्स जो है, वर्ल्ड इनइक्वलिटी, ठीक है, वर्ल्ड इन इनइक्वलिटी है ना, इनक्विलिटी लैब है ना, वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब के द्वारा, इनक्विलिटी, हाँ हाँ, वर्ल्ड इनक्विलिटी लैब के प्रकाशित शोध पर टुवर्ड्स टैक्स जस्टिस वेल्थ
रिडिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। भारत में आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए अमीरों पर संपत्ति कर और विरासत कर लगाने का प्रस्ताव है। यानी कि जो भी जिसके पास इनहेरिटेंस है, जैसे मान लो किसी बाप दादा का विरासत है, तो उस पे टैक्स लगाने की बात किया जा रहा है। विरासत कर यानी इनहेरिटेंस टैक्स क्या है? तो किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसे उत्तराधिकारी को विरासत में मिली जायदाद यानी कि जो संपत्ति मिलता है, विरासत मिलता है, उस पे एसेट्स टैक्स से अलग है। ठीक है। एसेट टैक्स मृत्यु व्यक्ति से संपत्ति एसेट्स के कुल मूल्य पर लगाया जाता है। इसे कई देशों में अपनाया गया है, जैसे कि जापान हो गया, विरासत कर की दर 55% है, दक्षिण कोरिया में 50% है। संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। ठीक है। विरासत कर के लाभ की बात करें तो राजस्व में वृद्धि होगा, रेवेन्यू में वृद्धि होगा, संपत्ति में असमानता को कम करेगा। यानी कि किसी के पास मान लो कि बहुत 1000 करोड़ बीघा है, तो इससे अगर टैक्स वगैरह लेंगे और जो गरीब इंसान है मान लो, तो लगभग कहने का मतलब है कि उस एवज में जो गरीब, सपोज करो इसके फादर मर गए, है ना? अब बेटा बच्चा, इससे भाई टैक्स लो, ये भी मर गया, इससे भी टैक्स लो, तो कहने करते 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 थोड़ी तो कम होगा, इनइक्वलिटी मेंटेन होगा, यानी कि कोई ज्यादा कोई कम नहीं रहेगा, लगभग लगभग बराबर करने की कोशिश होगा। ठीक है। तो कहा जा रहा है कि इसमें दर जो है जापान में कितना 55% है, दक्षिण कोरिया में कितना है तो 50% है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है। ठीक है। कह रहे हैं कि कई देशों में अपनाया गया, जैसे जापान में विरासत कर 55 है और दक्षिण कोरिया में 50% है, संयुक्त राज्य अमेरिका का भी है। ठीक है। विरासत कर लाभ का राजस्व वृद्धि होगा और संपत्ति में असमानता को कम करेगा, यानी इनइक्वलिटी को कम करेगा। मेरिटोक्रेसी यानी कि मेरिटोक्रेसी को बढ़ावा मिलेगा। विरासत कर के प्रभाव की बात करें, इसके इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो कर चोरी बढ़ सकती है, यानी कि टैक्स चोरी बढ़ेगा। इसके साथ ही बचत निवेश हतोत्साहित होगा और दोहरी कराधान से जुड़ी चिंताएं बढ़ सकता है। भारत में विरासत कर का इतिहास क्या क्या है? तो वर्तमान में भारत में कोई विरासत कर लागू नहीं होता है। ठीक है। यानी कि इनहेरिटेंस जो टैक्स होता है वो भारत में लागू नहीं होता है, लेकिन अभी वर्तमान में लगाने की चर्चा चल रही है ना, इसलिए न्यूज में है। 1953 में एसेट ड्यूटी लगाई गई थी। इस कर की दर 85% तक पहुंच गया था, जिसके कारण यह कर अत्यधिक लोकप्रिय हो गया और 1985 में इसे समाप्त कर दिया गया था। एसेट ड्यूटी की बात करें, यानी कि संपत्ति ड्यूटी उस पर लगता है, तो समान भारत में उपहार कर, गिफ्ट टैक्स और संपत्ति कर, वेल्थ टैक्स भी लगाए गए थे। उपहार कर जैसे कि कोई टैक्स आपको उपहार में मिलता है, गिफ्ट में मिलता है, तो 1998 में संपत्ति कर को 2015 में समाप्त, यानी जो उपहार मिलता था 1998 में और संपत्ति कर 2015 में समाप्त कर दिया गया था। लेकिन उपहार कर 2004 से फिर से लागू हो गया था। ठीक है। उपहार कर के तहत यदि कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में यदि 50,000 रुपए से अधिक मूल्य का कोई उपहार प्राप्त करता है, तो इसे अन्य स्रोतों से प्राप्त आय कहा जाएगा और इसके साथ ही आयकर स्लैब के अनुसार इस पर टैक्स लगेगा। लेकिन कुछ अपवाद भी है, जैसे कि दान में आपको मिल जाता है। ठीक है। विरासत में मिले उपहार हो गया, करीबी रिश्तेदार से प्राप्त उपहार हो गया, शादी के उपलक्ष्य में उपहार हो गया, ये सारा ये आपको एक्सेप्शनल है ना, यानी कि अपवाद है, एक्सेप्शनल है। ठीक है। भारत में आय और संपत्ति असमानता, तो भारत में इनकम और संपत्ति जो है, एसेट है, इसमें इनइक्वलिटी क्यों है, इस पे हम लोग बातें कर ले। तो कह रहे हैं वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब जो है, भारत में आय और संपत्ति असमानता 1922 से लेकर 2023 तक अरबपति राज का उदय हुआ है, जो शीर्ष अध्ययन प्रकाशित लिया है। सबसे धनी 1% लोग हैं। 1% ऐसे भारत में लोग हैं जिनके पास बहुत ही ज्यादा संपत्ति है, यानी कि इनके लाइक बोले सबसे धनी लोग 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% है। यानी कि मान लो, सपोज करो हमारे पास, मान लो सपोज ऐसे एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो कि 100 रुपए है आपके पास, तो भारत में 1% ऐसे लोग हैं जो 100 लोगों के पास जो संपत्ति है वो 40 लोगों के बराबर एक ही आदमी के पास है। मतलब टोटल मिला के समझ लो कि धनी धनी हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, ऐसा वाला केस है। तो सबसे धनी 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा है, जबकि सबसे कम आय वाले 50% लोगों के पास है, संपत्ति का केवल 6.4% 50% लोग है। स्वतंत्रता के बाद से 1980 के दशक की शुरुआत का असमानता में गिरावट हुआ है, यानी कि जब स्वतंत्रता के 1980 की बात करें, स्वतंत्रता जब हमारा भारत देश आजाद हुआ 1947, इसके बाद से जब कैलकुलेटेड हुआ है, तो 1980 के दशक की अगर हम लोग बात करें इसके शुरुआत में, और अभी तक तो कुछ इसमें गिरावटें आई हैं। ठीक है। यानी कि इनइक्वलिटी में, ठीक है, असमानता बढ़ती गई है और 2000 के दशक की शुरुआत में इसे काफी वृद्धि हुआ है।
कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी सूचकांक 2024 को ऑक्सफैम और डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल जारी करता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये, और कुछ याद रखो या नहीं रखो ये वाला लाइन याद कर लेना, कौन जारी करता है, ठीक है। तो ऑक्सफैम और डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल, ठीक है। सीआरआई ने असमानता से निपटने के लिए 164 देशों और देशों की प्रतिबद्धता का आकलन किया है। भारत की रैंक क्या है, तो 127वां नंबर है, ठीक है। यानी कि 164 देश में भारत 127वें नंबर पे है। नेपाल 115 पे है, रैंक पे है। श्रीलंका 118 नंबर पे है। इसके बाद जो है अन्य दक्षिण एशियाई देशों में भारत बेहतर प्रदर्शन किया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है अग्रिम मूल्य निर्धारित समझौता, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। 1 आवर्स का वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, लगभग 55 मिनट का, ठीक है। तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि एक्चुअल क्या है ना, लॉन्ग करने पे लोग वॉच नहीं करना पसंद करते हैं ना। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी अगर न्यू सब्सक्राइबर हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मुझे आप लोग अपना ये चैनल को ना अपना समझिए, एज अ फैमिली की तरह, ठीक है। आप लोग विदाउट हेजिटेशन मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे इस टाइप का वीडियो चाहिए, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड, कि हाँ मुझे इसमें और रिफॉर्म कीजिए, सुधार की ज़रूरत है, प्लीज़ आप ऐसे कीजिए। आप बिल्कुल मुझे सजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि देखना आप ही को है ना। तो आप लोग मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं इसमें और क्या-क्या मैं सुधार करूँ और क्या-क्या लाऊँ, है ना? तो आप लोग सभी सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है? जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।